नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने वायुमंडल तथा वायुमंडल की संरचनाओं के बारे में पढ़ा था। आज का यह वीडियो वायुमंडलीय दबाव से शुरू होगा। वायुमंडलीय दबाव किसे कहते हैं? किसी स्थान के पृथ्वी का क्षेत्रफल पर लंबवत पड़ने वाले वायुमंडलीय भार को वायुमंडलीय दबाव या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। इसकी इकाई मिलीबार है। समुद्र तल पर औसत वायुदाब 76 सेंटीमीटर पाड़े के स्तंभ या 1013.25 मिलीबार माना जाता है। ऊंचाई के कारण तापक्रम एवं दबाव में भिन्नता। हम समुद्र की सतह से जैसे जैसे ऊपर की ओर चलते हैं, वायु का घनत्व घटता जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वायु के गैसीय अणु पृथ्वी की ओर आकर्षित होते हैं। अतः वायुमंडल की ऊपरी परत निचली स्तर पर पड़ी रहती है, जिसके कारण पृथ्वी के सतह पर दबाव सृजित होता है। पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा वायु के गैसीय अणु को पृथ्वी की ओर आकर्षित करती है, जिससे नीचे वायु का घनत्व ज़्यादा होता है, लेकिन ऊपर वायु का घनत्व बहुत ही कम होता है। पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान वायु में विद्यमान गैस अणुओं एवं अशुद्धियों द्वारा अवशोषित सौर ऊर्जा के कारण होता है। वायुमंडल में जो गैस अणु है एवं जो अशुद्धियाँ है, वह सूर्य से आने वाली किरणों को अवशोषित करते हैं, जिसके कारण वायुमंडल का तापमान होता है। अतः ऊंचाई के साथ हवा के घनत्व में गिरावट के कारण तापमान में कमी आती जाती है। हमने अभी पढ़ा कि ऊंचाई पर वायु का घनत्व कम होता है। वायु का घनत्व कम है तो वहाँ पर गैस अणु एवं अशुद्धियाँ भी कम होंगी, जो सूर्य की किरणों को ज़्यादा अवशोषित नहीं कर पाएंगी और ऊपर तापमान कम होगा। अतः हम कह सकते हैं कि ऊंचाई के साथ घनत्व में गिरावट के कारण तापमान में भी कमी आती जाती है। घन मंडल में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई के लिए तापमान परिवर्तन की औसत दर 1 डिग्री सेल्सियस है। अतः ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में गिरावट आती रहती है। प्रत्येक 110 मीटर की ऊंचाई पर वायुमंडलीय दबाव में लगभग 1 सेंटीमीटर Hg की कमी आती है। इसके बाद जो टॉपिक है वो है ओजोन स्तर, ओजोन लेयर। ओजोन एक नीले रंग की तथा गंध युक्त गैस है। समताप मंडल में 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर तक ओजोन नामक गैस के अणुओं की उपस्थिति रहती है। इसे ओजोन स्तर कहते हैं। हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि समताप मंडल में ओजोन स्तर पाया जाता है। ऑक्सीजन का एक अणु पराबैंगनी किरणों के कारण 2 परमाणुओं में टूट जाते हैं। इसका जो फॉर्मूला दिया गया है वो आपकी किताब में भी है। ऑक्सीजन का एक अणु मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑक्सीजन, ये है ऑक्सीजन का एक अणु पराबैंगनी किरणों के कारण। पराबैंगनी किरणों को हम लोग यहाँ पर एरो में यूवी रेज लिख सकते हैं। ऑक्सीजन के 2 परमाणु में टूट जाते हैं, यानी O2 इज इक्वल्स टू इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी। पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में ऑक्सीजन का एक अणु 2 परमाणुओं में टूट जाता है। यह ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीजन के अणु के साथ युक्त होकर ओजोन में बदल जाता है और जो ये ऑक्सीजन है वो फिर ऑक्सीजन के परमाणु के साथ मिलकर ओजोन में बदल जाता है। इस तरह ओजोन का निर्माण होता है।
एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन का एक अणु ये पैराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में ऑक्सीजन के दो परमाणु में बदल जाता है। फिर ये ऑक्सीजन का एक अणु ऑक्सीजन के एक परमाणु के साथ मिलकर ओजोन की सृष्टि करता है। परीक्षा में यह प्रश्न आ सकता है, ओजोन स्तर को पृथ्वी का छाता क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर है, समताप मंडल में उपस्थित ओजोन पृथ्वी पर जीवों के लिए वरदान है। यह सूर्य से आने वाले एक्स-रे एवं पैराबैंगनी किरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। यह पैराबैंगनी किरण जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक है। यह मानव में त्वचा का कैंसर एवं आंखों में मोतियाबिंद का कारण बनता है। इसलिए ओजोन को पृथ्वी का छाता कहते हैं। जिस तरह छाता हमें वर्षा की ऋतु में बारिश से बचाता है, भीगने से बचाता है, उसी प्रकार ओजोन का स्तर हमें पैराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है। ओजोन क्षरण, ओजोन डिप्लेशन। मानव क्रियाकलापों तथा प्राकृतिक विधि द्वारा ओजोन स्तर का क्षरण होता है। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस विद्युत ताड़न के दौरान ऑक्सीजन से मिलकर क्रमशः नाइट्रिक ऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है। इसके कुछ अंश वर्षा में घुलकर पृथ्वी पर आ जाता है, परंतु कुछ अंश वायुमंडल में ही रह जाता है, जो ओजोन को पुनः ऑक्सीजन गैस में परिवर्तित कर देता है। जब बिजली कड़कती है तब वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही गैस विद्यमान है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर लाइटनिंग के दौरान, बिजली कड़कने के दौरान नाइट्रिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर यह नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। जो पुनः ऑक्सीजन गैस में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार ऑक्सीजन फिर से बन जाता है और यह ऑक्सीजन फिर से नाइट्रोजन के साथ मिलकर यह प्रक्रिया आरंभ कर देता है। मानव द्वारा फ्रिज एसी का अत्यधिक प्रयोग करने से सीएफसी गैस निकलती है। सीएफसी क्लोरीन परमाणु छोड़ता है, जो कि ओजोन से एक स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु लेकर क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाता है। इस प्रकार ओजोन पुनः ऑक्सीजन अणु में परिवर्तित कर दिया जाता है। हम जो प्रतिदिन फ्रिज एसी का यूज़ करते हैं, उसमें से एक विषैली गैस निकलती है, जो है सीएफसी। यह भी ओजोन का क्षरण का कार्य करती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? सौर ऊर्जा दीर्घ तरंग एवं अल्प तरंग लॉन्ग एंड शॉर्ट वेवलेंथ के रूप में पृथ्वी की सतह पर आती है, जिसमें अल्प तरंग पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जबकि दीर्घ तरंग को सतह पुनः अंतरिक्ष में परावर्तित कर देती है। इसे वायुमंडल में विद्यमान प्राकृतिक एवं कई संश्लेषित गैसों के अणु अवशोषित कर लेते हैं, जिसके कारण वायुमंडलीय तापक्रम में वृद्धि हो जाती है। सूर्य से आने वाली किरण, दो प्रकार की किरणें आती है, एक दीर्घ तरंग और एक अल्प तरंग। ये दीर्घ तरंग है और ये अल्प तरंग, मतलब छोटी किरणें और एक बड़ी किरणें। जब वो पृथ्वी की सतह पर आती है तब अल्प तरंग पृथ्वी की सतह उसको अवशोषित कर लेती है, लेकिन दीर्घ तरंग जब उसको परावर्तित करती है तो वायुमंडल में विद्यमान बहुत सारे गैसेस जो है वो दीर्घ तरंग को नहीं जाने देते, जिसके कारण वायुमंडल में उष्णता बढ़ जाती है।
इस प्रक्रिया को ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प। जलवाष्प भी ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन आदि। अगर आप लोगों को नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अगर हिंदी में लिखने में प्रॉब्लम होती है या फिर आपको लगता है कि मेरा स्पेलिंग गलत हो सकता है, तो आप ये एग्जाम्पल इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। टीचर आपके मार्क्स को नहीं काटेंगे। कुछ कुछ चीज़ें होती है जो इंग्लिश में भी लिखी जाती है। ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नोट: ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस के मुख्य स्रोत क्या है? वृक्ष तथा जानवरों के अवशेष के सड़ने तथा गलने से मीथेन गैस की उत्पत्ति होती है। सीएफसी गैस का प्रयोग फ्रिज में किया जाता है, जिससे वायुमंडल में सीएफसी गैस की मात्रा बढ़ती है। जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोल का अधिक मात्रा में प्रयोग करने पर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती है। प्राकृतिक वनस्पति की अंधाधुंध कटाई से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, जबकि वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके वायु में ऑक्सीजन छोड़ता है। अगर हम लोग ऐसे ही पेड़ों को काटते रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती रहेगी, क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके वायु में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जब अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि तो होनी ही है। इसके बाद जो टॉपिक है वो है वैश्विक ताप वृद्धि या भूमंडलीय उष्णता, जिसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल के तापमान में होने वाली वृद्धि को वैश्विक ताप वृद्धि या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यह मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही होता है। वैश्विक ताप वृद्धि जो सबसे ज़्यादा जिस गैस के कारण होती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। वैश्विक ताप वृद्धि के कारण क्या है? अभी मैंने आपको जो बताया, ये जो ग्रीन हाउस, ये जो 4 पॉइंट है, आप वैश्विक ताप वृद्धि के कारण में इसे लिख सकते हैं। अब वैश्विक ताप वृद्धि से बचने के उपाय क्या क्या हैं, तो चलिए देखते हैं। जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोल का कम प्रयोग किया जाना चाहिए। वृक्ष की अंधाधुंध कटाई को कम करके तथा अधिक मात्रा में वृक्षारोपण करना चाहिए। ऊर्जा के स्रोत का विकल्प व्यवस्था करना चाहिए, जैसे सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी के विकल्प का विकास किया जाना चाहिए। हम लोगों को अगर वैश्विक ताप वृद्धि से को बचाना है, बढ़ने से बचाना है, तो हमें ये सब करना होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। आज का लेक्चर खत्म होने से पहले मैं आज आप लोगों को 3 प्रश्न देता हूँ, जिसका उत्तर अभी मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। इसका सही उत्तर मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। 3 प्रश्न क्या क्या है? घन मंडल तथा शांत मंडल के मध्य कौन सा मंडल है? प्रश्न नंबर 2, रेडियो तरंगों का प्रसारण किस मंडल में होता है? प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रोजन N2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। एक और बात, यहाँ पर जो H2S लिखा है वो हम लोग इसको इस तरह नहीं लिखते हैं, हम लोग उसको इस तरह लिखते हैं, H नीचे 2 और S। और जैसे नाइट्रस ऑक्साइड है N2O को हम लोग N2O लिखते हैं। कॉपी में नोट करते समय यह ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से पढ़ते रहें, नोट बनाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।